हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैं प्रताप सिंह। वेलकम टू प्रिंस ज्ञान अकेडमी। जैसा कि देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने समाकलन इंटीग्रेशन को समाप्त किया था। ठीक है, अब उसी के नेक्स्ट जो चैप्टर है क्या समाकलन के अनुप्रयोग, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, समाकलन के अनुप्रयोग से पहले कुछ उसके बारे में बेसिक जान लेते हैं जिनका यूज है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले कॉनिक सेक्शन, सांकव क्या होते हैं। ठीक है, सांकव मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्किल, स्फीयर, ये शब्द तुम्हारी क्या है, सांकव है। सिर्फ लाइन को छोड़कर सभी सांकव है। अब इनकी पहले तुम्हें समीकरण मालूम होनी चाहिए, इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, व्यापक समीकरण मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनका यूज है उसमें। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पैराबोला, परवलय मतलब पैराबोला। ठीक है, अच्छा, अब देखो पैराबोला की इक्वेशन होती है 4। पैराबोला परवलय के मानक समीकरण होते हैं कितने, स्टैंडर्ड इक्वेशन 4 समीकरण होते हैं। एक तो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, जहां 4a है तुम्हारी नाभ लंब, ध्यान रखना, नाभ से होकर नाभ पर जो लंब रेखा होती है उसे हम नाभ लंब कहते हैं। अब इसमें ये देखना है कि ये परवलय, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसका डायग्राम। यदि कैसे बनाओगे, यदि x की पावर 1 है, x की पावर 1, तो समझ जाना कि जो परवलय हमारा खुलेगा, जो परवलय की अक्ष होगी कौन सी होगी, x अक्ष ही होगी। मतलब परवलय हमारा x अक्ष पर ही खुलेगा। यूँ कह लो कि y की पावर सम, y की पावर सम या x की पावर विषम, ऐसे कह लो, y की पावर सम या x की पावर विषम, तो परवलय हमारा किस अक्ष पे, x अक्ष पर ही खुलेगा। तो इस परवलय का जो डायग्राम होगा वो ऐसा होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि इनका यूज है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। और जो नाभ इसकी होती है फोकस एस, ठीक, और नाभ पर जो लंब रेखा होती है वो होती है तुम्हारी नाभ लंब। इसकी पूरे की लंबाई होती है कितनी, 4, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कक्षा 11 में 11th में सब ये अच्छी तरीके से मैंने डिस्कस किया है, अच्छी तरीके से पढ़ाया, और इसके वीडियो में बनाएंगे जब 11th का पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा जो यूज है, यूज करने की बातें हैं, ठीक है, वो उनको जान लेते हैं। तो ध्यान रखना, अगर परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो परवलय की अक्ष होगी हमारी कितनी, x अक्ष होगी। ठीक है, x एक्सिस, ये होता है परवलय का शीर्ष x y। ठीक, इस तरीके से खुलेगा। सेकेंड है परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। 4ax वही नाभ लंब है, तो हमारा जो परवलय है x अक्ष की ऋण दिशा में खुलेगा। भाई माइनस का चिन्ह आ गया, x अक्ष की ऋण दिशा मतलब x डैश अक्ष होगी इसकी, और ये उसकी होगी नाभ। इसकी नाभ के निर्देशांक होते हैं a, ये हो जाएंगे -a। ठीक है, ध्यान रखना। ये तीसरा होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4a। ठीक, y की पावर 1, y की पावर ऑड विषम या x की पावर सम, तो परवलय जो हमारा डायग्राम बनेगा y अक्ष की धन दिशा में। ठीक है, इसका डायग्राम बनेगा x स्क्वायर इक्वल टू 4a, और ये परवलय की नाभ हो गई, कितनी हो जाएगी, 0,a y का मान, और ये हो गई उसकी नाभ। ठीक, चौथा होगा तुम्हारा x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a। ठीक है, तो जो परवलय बनेगा हमारा y अक्ष की ऋण दिशा में ही खुलेगा, और नाभ होगी इसकी 0, माइनस, और ये हो गई उसकी नाभ।
ठीक है, ये होता है वर्टेक्स 0, 0 ही वर्टेक्स होगा। ठीक है, सभी का वर्टेक्स 0, 0 मतलब शीर्ष 0, 0। ठीक है, ध्यान रखें। और जो नियताएं होती हैं इसकी क्या होती हैं, परवलय से जस्ट पीछे होती हैं। ठीक, तो ये परवलय की 4 समीकरण हैं। मानक समीकरण और किस अक्ष पे खुलेगा, फिर देख लो एक बात करते हैं, x की पावर इवन या y की पावर सम x अक्ष की धन दिशा में, और अगर -4ax आ जाए तो x अक्ष की दिशा में, x² बराबर 4y, y की पावर ऑड, y की पावर 1, x की पावर 2 इवन y अक्ष की धन दिशा में खुलेगा, और -4a या y आ जाए तो y अक्ष की ऋण दिशा में y डैश पर खुलेगा। यूँ ध्यान रखो, x डैश, ठीक है, x डैश y हो x y। ठीक है, ध्यान रखना, इनका सभी का यूज है, इससे ही सवाल होंगे। मतलब जब तक ये नहीं मालूम होंगे आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायग्राम नहीं बना पाएंगे और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना ये। ठीक, तो ये तो परवलय के बारे में मैंने आपको मतलब जितना यूज है उतना बता दिया। ठीक है, और आगे जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें बहुत ही डीपली पूरा डायग्राम के बारे में समझाएंगे अच्छी तरह से। ठीक, इसके बाद परवलय के बाद आता है तुम्हारा इलिप्स। देखते हैं इलिप्स, दीर्घवृत्त। ठीक, दीर्घवृत्त की मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², ये होता है। ठीक, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। ए क्या है, x अक्ष पे काटा गया भाग, और b मतलब a दीर्घाक्ष, 2a 2b लघु अक्ष। तो देखो दीर्घ, अब देखो हम डायग्राम बनाते हैं इसके। अब कंडीशन 2 अप्लाई होती है, 2 कंडीशन इसमें लगती, इफ a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पर a का मान अगर b से बड़ा है, a का मान b से बड़ा है, तो हमारा दीर्घवृत्त कैसा बनेगा, मतलब a होता है x अक्ष पर बड़ा भाग होगा और y अक्ष पर छोटा भाग होगा। ठीक, ये तुम्हारा हो गया दीर्घवृत्त जब a का मान b से बड़ा है। और ये जो पॉइंट होते हैं ये होते हैं इसके क्या, वर्टेक्स, ये डैश, और ये होता है इसका सेंटर। और दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं, एक S और दूसरी S। इनके कोऑर्डिनेट होते हैं AE, 0 और -AE, 0। ई क्या, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। ठीक है, और ये होते हैं नाभिलंब। ठीक, नियताएं होती हैं पीछे की तरफ, और इस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं हम P, x, y, लोकस निकाल लेते हैं हम लोग, बिंदु पथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जब a का मान b से बड़ा है तो दीर्घवृत्त, अच्छा इसे क्या बोलते हैं, दीर्घाक्ष, और इसे बोलते हैं हम लघु अक्ष। ठीक है, ये दूरी होती है b, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी होती है तुम्हारी a। इसके कोऑर्डिनेट a, 0, इसके -a, 0, इसे कहते हैं b और इसे कहते हैं b डैश, 0, b और 0, -। ठीक, अब तुमसे कहेगा दीर्घ अक्ष की लंबाई बताइए, तो a + a 2a, लघु अक्ष की लंबाई b + b 2a। दूसरी कंडीशन है a इज लेस देन b, इफ a का मान b से छोटा है तो जरूर तुम्हारा दीर्घवृत्त जो जाएगा y अक्ष पर ही दीर्घाक्ष होगी इसकी, ध्यान रखना। तो हमारा दीर्घवृत्त इस टाइप में बनेगा, ध्यान रखना। और ये तुम्हारी नाभियां हैं S और S डैश, 0, b और 0, a है,
नहीं 0 माइनस बी, ठीक। तब इसकी दीर्घाक्ष ये होगी बी बी डैश दीर्घाक्ष होगी, ए डैश होगी लघुवक्ष होगी, बी और बी ये भी दूरी होगी, ये ये वर्टेक्स होंगे इसके शीर्ष, ठीक है। ध्यान रखना है जब ए इज लेस देन बी, ए का मान बी से छोटा है तो स्टेप में दीर्घवृत्त बनेगा, और जब ए का मान बी से बड़ा है तो दीर्घवृत्त स्टेप में बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक। अब उत्केंद्रता होती है, अगर उत्केंद्र ए बड़ा है तो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके लिए इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू √1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि बी बड़ा है तो वो नीचे ही रहेगा, ठीक। ध्यान रखना ये। और सदैव दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 1 से छोटी होती है और परवलय की उत्केंद्रता 1 होती है, सर्किल की वृत्त की होती है 0। और अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा हाइपरबोला, अति परवलय, उसको देखते हैं। हाइपरबोला अति परवलय, ठीक है। इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो थोड़ी मिलती जुलती है, हाइपरबोला थोड़ा मिलता जुलता है, जैसे माइनस का प्लस, ठीक है। ध्यान रखना है। अच्छा, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 2 एलिप्स, और सॉरी पैराबोला, हाइपरबोला है 2 पैराबोला, नाभियाँ ये होगी एस और ये एस, वही ए,0 माइनस ए,, ये होगा सेंटर और ये हो गए इसके वर्टेक्स शीर्ष ए,0 और माइनस ए,, ठीक है। अच्छा, एक और मानक समीकरण है, ये मानक समीकरण। दूसरा मानक समीकरण जब a इज ग्रेटर देन b, दूसरा मानक समीकरण है दूसरा, तथा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन है a इज लेस देन b, ए का मान बी से छोटा है और ए इज ग्रेटर देन बी के लिए, ठीक। और इसकी इसेंट्रिसिटी सदैव 1 से बड़ी होती है, इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता 1 से बड़ी होती है, तो 1 प्लस, यहाँ पर देख लो इधर से, यहाँ बड़ा कौन है ए, तो ई इक्वल टू √1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ध्यान रखना उत्केंद्रता। और सदैव उत्केंद्रता इसकी 1 से बड़ी होती है, अति परवलय की उत्केंद्रता 1 से बड़ी होती है, और इलिप्स दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 1 से छोटी होती है, परवलय की उत्केंद्रता 1 होती है, वृत्त की उत्केंद्रता 0, ठीक है। ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है वृत्त का मानक, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वृत्त सर्किल, ठीक है। ये देखो एक वृत्त है जिसका सेंटर हो और त्रिज्या है r, सेंटर मान लिया मैंने 0,0, एक वृत्त है जिसका सेंटर केंद्र है O 0, और रेडियस त्रिज्या है r, ठीक। तो मानक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r, ये होता है वृत्त का मानक समीकरण। यहाँ लिख देना केंद्र, यहाँ केंद्र कितना है 0, और
जब केंद्र H, K, तब वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 8। ठीक है। जब केंद्र, अब इसका केंद्र 0,0 नहीं है, इसका केंद्र हो गया तुम्हारा H, K और त्रिज्या वही है R। तो वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 8। ठीक। व्यापक समीकरण, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है वृत्त का व्यापक समीकरण। ठीक है। जहां ये लिख दो, केंद्र माइनस जी कोमा माइनस एफ, त्रिज्या आर, रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, ध्यान रखना। और केंद्र माइनस जी कोमा माइनस एफ, वृत्त का व्यापक समीकरण दिया, उसकी तुलना कर लेंगे, जी एफ सी के मान निकाल लेंगे बस। ठीक। अच्छा, अब ध्यान रखना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। ठीक। अच्छा, एक और समीकरण है, जब व्यास के सिरे x1, y1 तथा x2, y2 दिए जाएं, तब वृत्त का समीकरण x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y2 इक्वल टू 0, जब व्यास के सिरे दिए जाए। ठीक है। तो ये देखो, मैंने बताया आपको, किसके वृत्त के बारे में बता दिया, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सभी के बारे में मैंने आपको व्यापक समीकरण, मानक समीकरण सभी बता दिए। अब चलते हैं, अब थोड़ी स्ट्रेट लाइन पर और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, क्योंकि यूज है इसका भी। चलो, जैसे ये क्वाड्रेंट है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, देखो शॉर्ट में चल रहे हैं जिनका यूज है, और अगर डीपली जाएंगे, गहराई से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, जिनका यूज है उन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं। ये क्या, ओरिजिन, मूल बिंदु। अगर कोई लाइन यहां से पास हो रही है, ये रेखा है ए बी, सर रेखा है ए बी, और वो मूल बिंदु से पास हो रही है। ठीक, इसकी रेखा की परिवर्तता है एम, परिवर्तता एम, रेखा की प्रवणता एम, तब मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स।
ठीक, ध्यान रखिए। और एक्स अक्ष पे झुकाव अल्फा, एम इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा। अगर अल्फा दिया जाए, कोण दिया जाए तो प्रवणता पूछी जाए। अच्छा, पॉइंट दिए जाए तो प्रवणता क्या होगी, एम इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस, जब बिंदु x1 बाई वन तथा x2 बाई टू दिए जाए, तब प्रवणता m बराबर बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस रेखा का समीकरण, मतलब जब बिंदु दिए जाएं तो रेखा का समीकरण बाई माइनस बाई वन इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस, ठीक है। अच्छा, नोट डाउन, नोट करते चले भाई जो नहीं मालूम है। अच्छा, अगर कोई रेखा ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये पॉइंट ए है, दोनों अक्षों को काट रही, एक्स और वाई दोनों अक्षों को कोई एक रेखा हमारी ए बी मान लो, उसको ए बी रेखाखंड कट कर रही है। कोई रेखा एक्स अक्ष को ए पॉइंट पर, वाई अक्ष को बी पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है, जिस यहाँ से मूल बिंदु से ये दूरी है ए और ये मूल बिंदु से दूरी है बी, ठीक। तब रेखा का समीकरण क्या होगा, तो उसको लिखेंगे अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। क्या x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ध्यान रखना है, रेखा का समीकरण। तो इसे बोलते हैं अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, ठीक है। तो देखो, मैंने जिनका यूज है वो मैंने सभी बातें बता दी आपको, इस चैप्टर में यूज होगा सभी बता दिया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी एनसीईआरटी में चलेंगे। एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी बुक ऐसी बुक है जो सभी यूपी बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, सभी में एनसीईआरटी ही की बुक चलती है और उसी से ही पेपर बनते हैं। और जितने भी कंपटीशन हैं, लो से हाई लेवल तक की जो भी कंपटीशन है, सब में जो भी सिलेबस है वो सब एनसीईआरटी का ही सवाल सिलेबस है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी अगर तैयार कर लो, कोई तुम्हारा रोक नहीं सकता सिलेक्शन में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग। इंग्लिश है इसकी एप्लीकेशन ऑफ, ये है हाँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो भाई देखते हैं। अच्छा, इसमें देखते क्या, इसमें निकाला क्या जाता है, इसमें सिर्फ आपको जो एनसीईआरटी की बुक में जो पहले सिलेबस था तो उसमें एरिया वॉल्यूम दोनों पूछते थे, ठीक है। इसमें सिर्फ तुम्हें एरिया पूछा जाएगा, मतलब कर्व दिया जाएगा। पहले हम बताएंगे जब एक कर्व दिया जाए, वक्र संकर्व दिया जाए और एक रेखा दी जाए, तो उससे घिरे भाग का
क्षेत्रफल। ठीक है, चलो देखो इसको समझते हैं। एरिया ही पूछा जाएगा, क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा। एक तुम्हें ये वक्र दिया गया कर, ठीक है, और इसका समीकरण है y इक्वल टू एफ ओ एक्स वाई। एक्स एक्सिस पे एक कर्व बना है और उसका समीकरण है y इक्वल टू एफ। ठीक है, यहाँ से जो नीचे का है पॉइंट, इसको डाल दिया मैंने ए और इसे डाल दिया मैंने बी पॉइंट। ठीक, इसे डाल दिया ए और इसे डाल दिया। अब ये देखते हैं, ये जो रेखा है बाई एच के समांतर है और बाई एच के समांतर रेखा का समीकरण है एक्स बराबर, और ये भी समांतर है तो इसकी लंबाई, ये मान लो लंबाई, ये दूरी है ए और ये पूरी दूरी है बी। ठीक, तो x इक्वल टू बी, मतलब जो ये भाग है ये x इक्वल टू ए से और x पी क्यू था, पी ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी, ये तुम्हारा जो भाग है x बराबर ए और x बराबर बी से घिरा हुआ भाग है। ठीक, तो वो ये पूछेगा x इक्वल टू ए तथा x इक्वल टू बी से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसकी एरिया ज्ञात करो। ठीक है, इसका क्षेत्रफल तुम्हें निकालना, मतलब दो रेखाएं हैं x बराबर ए और x बराबर बी से घिरा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या किया मैंने, एक बहुत छोटी सी एक स्ट्रिप, बहुत कम मोटाई की एक ये स्ट्रिप काट ली, मतलब इसकी बहुत कम मोटाई है dx। इसकी मोटाई कितनी है dx, बहुत थोड़ी स्ट्रिप की एक लंबाई की एक स्ट्रिप काटी मैंने, बहुत कम लंबाई की स्ट्रिप, जिसकी लंबाई है कितनी, मोटाई dx। ठीक, तो वो पूछेगा तुम्हें एरिया ऑफ पी क्यू ए बी ए, पी क्यू बी ए का क्षेत्रफल ज्ञात करना, एरिया ऑफ पी क्यू बी ए। ठीक, वो कैसे, हम पढ़ रहे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट ए टू बी, कितनी दूरी ए है, पूरी दूरी बी है, तो ए से बी, मतलब इसके घिरे भाग का क्षेत्रफल, x बराबर ए और x बराबर बी से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बाई, क्योंकि x एक्सिस पे है तो बाई dx, x एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा इसका, बाई dx। अगर कहीं ये बाई एक्सिस पे डायग्राम बना हो, अगर बाई एच के लिए पूछ रहा हो, ठीक, चलो ऐसा बनाते हैं। ये देखो और ये देखो, ओ एक्स बाई, ये क्या है, बाई इक्वल टू, मतलब एक्स एस के पैरेलल है, लिखा ए बी पी, एक्स एक्सिस के समांतर है, अब बाई बराबर हो जाएगा, इसे कहते हैं ए और ये बाई बराबर, और ये मैंने एक स्ट्रिप बाई एच पे है तो मैंने काट दी, इसकी मोटाई है डी बाई, तो कहेगा इस पूरी भाग का क्षेत्रफल एरिया ज्ञात करो, और इसका समीकरण होगा x इक्वल टू एफ बाई, मतलब जो कर्व है ये, इसका समीकरण है, इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू एफ बाई, ध्यान रखना। तो पूछेगा एरिया ऑफ पी क्यू ए बी, पी क्यू ए बी, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एक्स, इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एक्स डी वाई। ठीक,
तो ये तुम्हारे दो फार्मूले हैं, इन्हीं से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, ध्यान रखना ये। ठीक, तो देखिए एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें, ठीक है। चलो भाई, एक क्वेश्चन है, वक्र दिया गया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। x बराबर a और x बराबर 4। x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल, x अक्ष से घिरे प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक। चलो भाई, अब मैंने पहले बताया ये क्वेश्चन, ये एक कर्व है जो संकव है, क्या है, पैराबोला, परवल है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसकी इक्वेशन क्या, उसकी जो डायग्राम बनेगा किस अक्ष पे, एक्स अक्ष की धन दिशा पे खुलेगा, ठीक है। ध्यान रखना ये एक्स अक्ष की धन दिशा, एक्स, इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए, ये हो गया x इक्वल टू 1 और ये हो गया x इक्वल टू 4, ठीक। ये कह रहा, और मैंने ये काट दी dx, इसकी एरिया पूछ रहा है, ध्यान रखना ये केवल ये कह रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष से, मतलब कि मैंने जो समीकरण, मानक समीकरण आपको बताया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y की पावर इवन या x की पावर और, तो x अक्ष की धन दिशा में खुलेगा, मतलब 4a की जगह यहाँ 1 है, और क्या है, कुछ नहीं, पैराबोला का समीकरण है, ठीक। तो ये x अक्ष की धन दिशा में ही खुलेगा, और ये कह रहा x इक्वल टू a, मतलब y अक्ष के समांतर, x इक्वल टू 4 y अक्ष के समांतर, इन दोनों रेखाओं से घिरे भाग का क्षेत्रफल, लेकिन ये कह रहा प्रथम चतुर्थांश में ही ज्ञात करनी है, नीचे नहीं ज्ञात करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, किस अक्ष पर बना है, एक्स अक्ष की धन दिशा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, चूंकि वक्र एक्स अक्ष की धन दिशा में है, इसलिए घिरे, सीधा लिखो, घिरे भाग, इसको कह दो ए बी पी क्यू, घिरे भाग ए बी क्यू पी का क्षेत्र, ये x इक्वल टू ए हो गया, तो ए इंटीग्रेशन लिमिट a टू b, क्या फार्मूला होगा, बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 to 4, y की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो x की पावर 1/2 डी एक्स, देख लो y की वैल्यू √x, √ पावर 1/2, इंटीग्रेट कर देंगे x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट 1 to, ये देखो 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, और 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो 2/3, इसको हम क्या लिख दें, 8 लिख दें, देखो 4 की पावर 3/2, इसको ऐसा लिख दें 2 की पावर 2 होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आया, 2/3 इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो 8 माइनस, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, तो क्या मिला 2/3, और 8 में से बन गया, क्या बचा 7, तो क्या आ गया 14/3, क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, क्षेत्रफल एरिया है तो वर्ग इकाई में लिखेंगे, सेंटीमीटर मीटर तो है नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई।
तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ पैराबोला का कर्व है, ठीक है। पहले पैराबोला डिस्कस किया है, सभी डिस्कस करवा दिए, ठीक है। ध्यान रखना ही है, ऐसे क्षेत्रफल निकालते हैं। और आगे जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक लिए नमस्कार।